हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सी सीरीज़ की आज हमारा ये 10वां भाग है। इसके पहले हम 9 वीडियो इसके कर चुके हैं और अगर आपको प्री निकालना है तो ये 9 वीडियो जो जितने भी सी सीरीज़ में करा रही हूँ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विद करंट आपको वीडियो में कवर करवा दूँगी। अभी भी हमारे पास 20-22 दिन है, इतने में भी आप पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर प्री निकाल पाएंगे। आज हम पढ़ने वाले खाद्य प्रसंस्करण प्रश्न। मैंने बोला था कि मैं पहले भी कुछ वीडियो टॉपिक करवा चुकी हूँ, लेकिन ये मैराथन सीरीज़ है, इसमें मैं इकट्ठे जो पार्ट होते हैं उनको एक साथ करा रही हूँ ताकि आपका एक पार्ट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 का ये टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी मिल जाएगी और साथ में आपको हमारी एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी और आप मुझसे भी ये 12 रुपये में इसको परचेज़ कर सकते हैं। 12 रुपये इसका प्राइस है खाद्य प्रसंस्करण पीडीएफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि खाद्य प्रसंस्करण आपसे पूछे क्या होता है। अभी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें खाद्य प्रसंस्करण 3 मार्क में आया था कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। तो फसल काटने से लेकर अनाज को संरक्षित करना क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। क्रियान्वयन के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण को कितने भागों में बांटा है? तो क्रियान्वयन के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण को 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3। कच्चे कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों में कुछ परिवर्तन कर खाने योग्य बनाना। देखो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्या होता है? जो कच्चे कृषि उत्पाद होते हैं और जो कच्चे पशु उत्पाद होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना और फिर उनको खाना। जैसे कि कोई फल होता है, फल को हमने तोड़ा, उसको हमने साफ़ किया और खा लिया, तो वो कौन से उदाहरण में आएगा? वो प्राथमिक प्रसंस्करण में आएगा। सेकेंड है कि मानव श्रम के अलावा मशीन, बिजली और पूंजी का इस्तेमाल करके कृषि एवं पशु उत्पादों में बदलाव करना। जैसे कि कोई खाना है, गेहूं है, उसमें हम गए तो फिर हमने उसको साफ़ किया, फिर हमने उसका आटा पिसवाया, फिर हमने खाना बनाया, तो जिसमें मशीन, बिजली और पूंजी का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? द्वितीय प्रसंस्करण कहलाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है कॉफ़ी के बीज से पाउडर। जैसे कॉफ़ी के बीज से पाउडर बनाना, ये क्या हो जाएगा? ये द्वितीय, क्योंकि कॉफ़ी के बीज से पाउडर बनाने में हमने मशीन की सहायता ली है, हमने बिजली की सहायता ली है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। कृषि उत्पादों को तुरंत खाने योग्य बनाना मतलब तृतीय प्रसंस्करण। स्थायी पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों को किस डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो 79.4 डिग्री से 90.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 5 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितने से? 79.4 डिग्री से 90.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 5 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है। ये टाइम ज़रूर याद रखिएगा, डिग्री और मिनट। 79.4 से 90.5 और 1 से 5 मिनट। त्वरित पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों को किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है? तो त्वरित पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर गर्म किया जाता है। निर्जीवीकरण में खाद्य पदार्थों को कितने पे गर्म किया जाता है? तो 100 से 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 45 मिनट पर। कितना किया जाता है निर्जीवीकरण में? खाद्य पदार्थों को गर्म कितने में किया जाता है? तो ये किया जाता है 100 से 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 45 मिनट पर। कितना? 100 से 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 45 मिनट। अगला क्वेश्चन है प्रशीतन मतलब खाद्य पदार्थों का एक संरक्षण का तरीका है, इसमें कितना तापमान लिया जाता है? प्रशीतन में कितना तापमान लिया जाता है? तो -2 से 20 डिग्री सेल्सियस और -16 से -10 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्रशीतन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब -डिग्री पर हम उसको संरक्षित करते हैं। तो -2 से -20 डिग्री सेल्सियस और -16 से -10 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्रशीतन किया जाता है। ये इसमें क्या होता है प्रशीतन में? ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर होती है उसको कम कर देती है। क्या करती है ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देती है? ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को तीव्र वेग द्वारा सरल हाइड्रोजन से बर्फित किया जाता है, ये विधि क्या की जाती है? तो खाद्य पदार्थों को जब बहुत तीव्र वेग द्वारा तरल हाइड्रोजन से बर्फित किया जाता है, तरल हाइड्रोजन से बर्फित किए कर देते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है? वो विधि शुष्क हिमीकरण कहलाती है। अगला है तरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल या मिश्रित करना क्या कहलाता है? तो तरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलना या तरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित करना क्या कहलाता है? कार्बोनेशन कहलाता है। झोंको सुक्कन विधि क्या होती है? तो झोंको सुक्कन विधि खाद्य प्रसंस्करण की ही संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में खाद्य पदार्थों में क्या होता है? छिद्र बन जाते हैं।
क्या होता है, इस विधि में खाद्य पदार्थों में छिद्र बन जाते हैं जिससे वो सूख जल्दी जाते हैं। छिद्र बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, जिससे वो सूख जल्दी जाते हैं, और सूख जाते हैं तो सूखने की गति बढ़ जाती है, जिससे उन्हें आसानी से हम संरक्षित कर सकते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षण में जब उनको संरक्षित खाद्य परिरक्षण में नमक मिलाकर भी कर सकते हैं। कितना प्रतिशत नमक मिलाया जाता है, तो 15 से 20% नमक मिलाकर जब खाद्य परिरक्षण, जैसे कि अचार देखा होगा कि ज़्यादा नमक हम अचार में डाल देते हैं, तो किस लिए डाल देते हैं ज़्यादा नमक अचार में, तो इसलिए डाल देते हैं ताकि वो संरक्षित हो सके और ख़राब ना हो। इसमें 15 से 20% नमक मिलाया जाता है। अगला है कितने प्रतिशत शक्कर की उपस्थिति पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय नहीं होने देती। कितने प्रतिशत शक्कर होती है तो जो पदार्थों को सूक्ष्म जीवों को सक्रिय नहीं होने देती है, तो 65 से 70%। 65 से 70% शक्कर की उपस्थिति पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय नहीं होने देती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य प्रसंस्कृत करते समय शक्कर की कितनी उपस्थिति हो जिससे सूक्ष्म जीव सक्रिय ना हो पाए, तो 65 से 70%। किण्वन विधि द्वारा अंकुरित जौ से क्या बनाई जाती है, तो किण्वन विधि द्वारा अंकुरित जौ से बियर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। गन्ने के किण्वन द्वारा आश्वेसन विधि से क्या प्राप्त होता है, रम। गन्ने के किण्वन द्वारा आश्वेसन विधि से क्या प्राप्त होता है, रम प्राप्त होता है। काले अंगूरों के मैस के ईस्ट द्वारा किण्वन से क्या प्राप्त होता है, वाइन। जो काले अंगूरों को जो मैस करके बनाया जाता है उससे क्या प्राप्त होता है, वाइन प्राप्त होता है। काले अंगूरों के मैस के ईस्ट द्वारा किण्वन से क्या प्राप्त होता है, वाइन प्राप्त होता है। अगला है टमाटर का जीवन काल कितना होता है। टमाटर का जीवन काल कितना होता है, टमाटर का जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। टमाटर का जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 दिन होता है। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए तापक्रम कितना चाहिए, तो दूध के पाश्चुरीकरण के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए, 63 डिग्री से तापमान चाहिए 30 मिनट तक। 63 डिग्री ताप कितने देर के लिए चाहिए, 30 मिनट तक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो कृषि मंत्रालय के अधीन कब हुआ था, 1999 में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कब बना था, 1988 में। और वो कृषि मंत्रालय के अधीन कब आया था, वो आया था 1999 में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपने फ्रेंड सर्किल में कीजिएगा, टेलीग्राम में कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, फेसबुक पे कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तैयार कर रही हूँ, जल्दी ही आपके लिए वीडियो के रूप में भी लेके आऊँगी और PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा आप मेरी टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, और अगर आपने कोई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो आप मेरे निःशुल्क भी जो टेस्ट सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं वो वीडियो यूट्यूब के थ्रू करवा रही हूँ, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, उससे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण किसके द्वारा बना था, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बना था। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण किसके द्वारा बना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपसे पूछें कि भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो वो लखनऊ और कोच्चि में है। कहाँ है, लखनऊ और कोच्चि में है। चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता में है। इतनी जगह उनके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ, लखनऊ, कोच्चि, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता। FSSAI, ये फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और FSSAI का अगर हिंदी में बोलें क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण। ये इसकी ज़रूर इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। FSSAI स्टैंड फॉर क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी FSSAI की नोडल एजेंसी कौन सी होती है, नोडल एजेंसी का मतलब होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नोडल एजेंसी FSSAI की कौन सी है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है। FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रिया तैथोतिया है। कौन है, रिया तैथोतिया हैं। RUCO, रूको का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रूको स्टैंड फॉर रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। क्या होता है रूको को, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पज
यूज्ड कुकिंग ऑयल किसने आरंभ किया? इसको उन्हीं ने, भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI ने आरंभ किया। मेगा फूड पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी 2008 में। कब की गई थी? 2008 में। मेगा फूड स्कीम किस पे आधारित है? तो क्लस्टर पर आधारित है। वर्तमान में भी नए 2 मेगा फूड पार्क को अनुमति दी गई है मध्य प्रदेश में। वो कहाँ कहाँ पे हैं? एक है खरगोन में और कहाँ पे है? एक देवास में है। पूरे भारत में अब तक कितने मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिल चुकी है अगर आपसे पूछे? तो 42 को मिल चुकी है 2018-19 के अनुसार। अब आपसे पूछें कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 में हुई। कब हुई राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत? 2012 में हुई। किस योजना में शुरुआत हुई? 12वीं में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना। क्या उद्देश्य था? नई प्रौद्योगिकी माध्यम से खाद्य क्षमता में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा एस्पायर योजना का आरंभ कब हुआ था? एस्पायर योजना का आरंभ हुआ था 2015 में। और ये जो एस्पायर योजना थी इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो एस्पायर योजना की नोडल एजेंसी है सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या था एस्पायर योजना का? तो जो 75,000 आकांक्षी उद्यमी थे उनको कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देना और कुशल बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आरंभ हुई? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आरंभ हुई थी 10 सितंबर 2020 को। कब हुई? 10 सितंबर 2020 को हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का? इसका लक्ष्य था कि 5 साल में मछली उत्पाद जो है उनको 70 लाख टन तक ले जाना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आरंभ कब हुई? 10 सितंबर 2020 में। और इसका लक्ष्य क्या था? 5 वर्ष में मछली उत्पाद को 70 लाख टन तक ले जाना। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं टेस्ट सीरीज़ लेना है या, तो आप मुझे ये नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको मेंस के नोट्स, प्री के नोट्स, प्री टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़ और ये जो छोटी छोटी PDF मैंने तैयार की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की जानकारी मिल जाएगी। साथ में आप मेरे इंस्टा मोजो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियास कमीशन कब बना था? ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये कब बना था? 1962 में बना था। कब बना था कोडेक्स एलिमेंटेरियास कमीशन? 1962 में बना था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आपसे पूछे इसमें कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें 188 सदस्य हैं। ये जो कमीशन था ये FAO तथा WHO के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम का मुख्य भाग है। तो यह कमीशन किसका है? तो FAO तथा WHO के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम है उसका एक भाग है। क्या? कोडेक्स एलिमेंटेरियास कमीशन। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय रोम में है। और अगर आपसे पूछें FAO का मुख्यालय भारत में कहाँ पे है? तो वो भारत की राजधानी दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो वो देवास में है। इसका नाम क्या है? इसका जो देवास में जो फूड पार्क स्थापित हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। देवास का जो मेगा फूड पार्क है उसका नाम है अवंती फूड पार्क। मध्य प्रदेश का जो देवास का जो मेगा फूड पार्क है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है? तो वो खरगोन में है। कहाँ पे है? मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है? खरगोन में है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में एक उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 2005 में। कब? 22 दिसंबर 2005 में हुई थी उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना। और यह मध्य प्रदेश कृषि विभाग से अलग होकर इसकी स्थापना हुई है। अब आपसे पूछे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुई। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। भोपाल से जुड़ा हुआ जो उज्जैन है वो सहकारी दुग्ध संघ कब बना? तो भोपाल से संबद्ध उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ बना था 1982 में। साइट्रस सेंटर कहाँ पे है? साइट्रस सेंटर छिंदवाड़ा में है। वेजिटेबल का सेंटर कहाँ पे है? वेजिटेबल का सेंटर मुरैना में। साइट्रस नींबू खट्टे फलों का छिंदवाड़ा में, वेजिटेबल सब्जियों का मुरैना में। फ्लोरिकल्चर का सेंटर कहाँ पे है? फ्लोरिकल्चर का सेंटर है भोपाल में। फ्लोरिकल्चर का सेंटर कहाँ पे है? फ्लोरिकल्चर का सेंटर है भोपाल में।
इसके बाद है मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक कौन है? तो मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक हैं श्री मनोज कुमार अग्रवाल। कौन है? श्री मनोज कुमार अग्रवाल है। ट्रांस फैट क्या होते हैं? तो वनस्पति घी, देसी मक्खन आदि जो हैं वो ट्रांस फैट कहलाते हैं। इसके अलावा कृत्रिम ट्रांस फैट क्या होते हैं? जिनके निर्माण के लिए इनका निर्माण तेल हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, वो कृत्रिम ट्रांस फैट कहलाते हैं। एमएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसजी का फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूमेट। क्या होता है एमएसजी का फुल फॉर्म? एमएसजी का फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूमेट होता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? जो शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयोग होते हैं। फलों की जेली बनाने में किसका प्रयोग होता है? फलों की जेली बनाने में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। फलों की जेली बनाने में किसका प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है। किण्वन क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? किण्वन क्रिया को कून्स नली द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किण्वन प्रक्रिया को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कून्स नली द्वारा। लैक्टिक अम्ल की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है? तो ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से क्या बनता है? तो एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो C2H5OH ये होता है एथिल, और ये एल्कोहल का सिंबल होता है OH, तो एथिल अल्कोहल बनता है। भारत में जो स्वीकृत 2 परिरक्षक हैं जिनका परिरक्षक के तौर पर उपयोग करते हैं वो कौन है? तो भारत में जो एकीकृत 2 परिरक्षक हैं वो हैं स्वीकृत हैं सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटावाइसल्फेट। कौन कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट हैं और कौन से हैं? पोटेशियम मेटावाइसल्फेट हैं। सोडा वाटर पेय में क्या मिलाया जाता है? सोडा वाटर पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। सोडा वाटर पेय में क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर पेय में मिलाया जाता है। अगला है जो सोडा होता है वो किससे बनाया जाता है? या सॉस किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? नींबू और संतरे से बनाया जाता है। अल्कोहलिक सॉस बनाया जाता है, सॉस में क्या डाला जाता है? नींबू और संतरा डाला जाता है। अगला है एल्कोहलिक किण्वन में खमीर क्या करता है? एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किससे क्रिया करता है? तो एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किससे क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट से करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक रहते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल कितने प्रतिशत होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल 4 से 5% होता है। फलों को सुरक्षित रखने नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 20 से 24% से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड वीडियो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के जो खाद्य मंत्री हैं वो कौन हैं। अगला क्वेश्चन है शीतगृह में तापमान फलों तथा सब्जियों के लिए कितना होता है? तो कितना होता है? 3.98 से 7.2 सेंटीग्रेड तक होता है। सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? सेब में लाल रंग होता है, जो सेब फल होता है उसका लाल रंग क्यों होता है? उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण उसका लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, शीतगृह में तापमान कितना होता है? 3.98 से 7.2 सेंटीग्रेड तक होता है। शुगर रोगी के लिए क्या अमृत माना जाता है? शुगर रोगी अगर जामुन खाते हैं तो वो उनके लिए अमृत माना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? तो निकोलस एपट 1810 में इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण का जो यूज़ किया था सबसे पहले किसने? निकोलस एपट ने। कब किया था? 1810 में। तो याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण जनक कौन कहलाते हैं? निकोलस एपट। फ्रेंड्स बताइएगा खाद्य और आपूर्ति मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज भी मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े हैं, सब लोगों के मेरे को नाम याद हो गए हैं, जो लोग भी कमेंट करते हैं, जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा मन करता है कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया किस में अपनाया जाता है? किसके प्रसंस्करण में अपनाया जाता है? स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सब्जियों में अपनाया जाता है। जेली बनाने में चीनी की सांद्रता कितनी होना चाहिए? 65%। तो जेली जब बनाएंगे तो उसमें चीनी कितना मिलाना चाहिए? लगभग 65%।
जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा कितनी होना चाहिए? 33 से 38% होना चाहिए। मार्मलेड तैयार किया जाता है किस प्रकार के फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है? तो जो नींबू की जाति के फल होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। टमाटर का जो केचप होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। टमाटर के केचप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कोडेक्स जो संस्था है वो किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थ से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण का सबसे पहले व्यावसायिक उपयोग किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। अचार में तेल की मात्रा क्यों रखी जाती है? ताकि वायु निष्कासन पर रोक लगाया जा सके। तो वायु निष्कासन पर रोक के लिए ही जो है अचार में तेल की मात्रा अधिक रखी जाती है। अगला है रिटार्डिंग एजेंट क्या होता है? तो वफरिंग सॉल्ट जो होता है वो रिटार्डिंग एजेंट होता है। जेलिंग तापमान कम करने के लिए और कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया में देरी के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? रिटार्डिंग एजेंट ही प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आटे को सफ़ेद करने में क्या उपयोग होता है? आटे को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग होता है। आटे को सफ़ेद करने में किसका प्रयोग होता है? ब्लीचिंग एजेंट का आटे को सफ़ेद करने में प्रयोग होता है। अगला होता है विटर्न क्या होता है? विटर्न एक अत्यधिक नमकीन शराब होती है। विटर्न क्या होता है? विटर्न एक अत्यधिक नमकीन शराब होती है। अगला है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करने में सक्षम वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया को संक्षिप्त करने में जो वायरस होता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करने में सक्षम वायरस क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एल्कलाइन क्या होता है? जिसमें 7 की तुलना में अधिक पीएच होता है। 7 से अधिक पीएच वाले क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन कहलाते हैं। ब्लास्ट पिलचिलचर क्या होता है? तो प्रशीतन इकाई होती है जो 90 से 120 मिनट या उससे कम समय में खाद्य पदार्थों को 60 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट पिलचर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 91 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन मुझे लगता है या कोई टॉपिक लगता है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित या कोई संस्था लगती है, कोई मैं बुक पढ़ती हूँ और उसको मुझे लगता है कि इसमें नहीं है, तो वो वीडियो के थ्रू मैं कवर करवा दूँगी। तो आप ये सी सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं, जैसे कि 10 हो चुके हैं, इसके पहले के 9 वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट से, वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।